हेलो बच्चों, मेरा नाम है शशिभूषण पटेल और आप देख रहे हैं मेरा और आपका खूबसूरत सा चैनल द केमिस्ट्री टाइटन। चलिए आज का जो टॉपिक है वो जो है शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विलयन के प्रकार। विलयन जो है कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पर जो है हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं विलयन के प्रकार। तो सबसे पहला हम देख लेते हैं सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। सांद्रता के आधार पर विलयन के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए एक जो है यहाँ पर उदाहरण से देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर जो है एक बीकर है, यहाँ पर एक बीकर है, इसमें हमने जो है एक विलायक लिया, ठीक है, या इसमें हमने ले लिया विलायक के रूप में, यहाँ पर हमने विलायक के रूप में लिया जल। अब इसमें जो है हम विलेय की मात्रा जो है डालते जाते हैं। इसमें विलेय हम लेते हैं शक्कर। चलिए एक सिंपल उदाहरण से समझते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बीकर लिया, बीकर में लिया हमने जल। तो इस विलायक में या जल में हमने जो है एक एक करके यहाँ पर जो है हमने एक चम्मच की सहायता से विलेय डालना शुरू किया। तो सबसे पहले इस जल में हमने एक चम्मच जो है शक्कर डाला। अब बताइए वो जो है शक्कर जो है इस पानी में घुलेगा? बिल्कुल घुलेगा। अब हमने जो है इसमें 2 चम्मच शक्कर डाला, फिर उसको जो है घोला, घुल गया। अब 3 चम्मच शक्कर डाला। इसी प्रकार से जो है क्रमशः एक एक चम्मच करते हुए जो है हम यहाँ पर विलेय या शक्कर की मात्रा जो है इसमें घोलते जा रहे हैं। और वो जो है शक्कर जो है इस विलायक में या इस जल में जो है घुलते जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले हमने 1 चम्मच शक्कर डाला, उसको घोला, घुल गया। अब दूसरा चम्मच विलेय का डाला, घोला, घुल गया। अब तीसरा चम्मच विलेय का डाला, घोला, घुल गया। अब देखिए इसमें विलेय की जितना मात्रा हम मिला रहे हैं वो जो है घुलते जा रहे हैं। इस प्रकार का जो विलयन होता है उसको हम बोलते हैं असंतृप्त विलयन। इस प्रकार का जो विलयन होता है उसको हम बोलते हैं असंतृप्त विलयन। वह विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है, ऐसे विलयन को हम बोलते हैं असंतृप्त विलयन। मतलब ये जो विलयन है अभी तक संतृप्त नहीं हुआ है। जब भी हम देख रहे हैं एक एक चम्मच जो है शक्कर डाल रहे हैं और शक्कर जो है उसमें घुल रहे हैं, जब तक जो है शक्कर घुलता रहेगा वो कहलाएगा असंतृप्त विलयन। वह विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है, उस विलयन को हम क्या बोलते हैं? असंतृप्त विलयन। अब इसमें जो है 5 चम्मच 6 चम्मच इसी प्रकार से जो है डालते गए शक्कर और वो जो है घुलता गया। लेकिन एक स्थिति ऐसा आएगा कि ये चम्मच जब इसको हम घोलेंगे ये चम्मच जो है इस प्रकार से खड़ा हो जाएगा, ठीक है। अर्थात अब उसमें हम विलेय अर्थात शक्कर की और मात्रा जो है नहीं घोल सकते, ठीक है। एक स्थिति ऐसा होगा जब हम पानी में एक बीकर में हम पानी लिए हैं, शक्कर जो है घोलते जा रहे हैं, चम्मच से डालते जा रहे हैं। एक स्थिति ऐसा आएगा कि शक्कर की और अधिक मात्रा हम उसमें नहीं घोल सकते। अर्थात ये सॉल्यूशन अब कैसा हो गया है? संतृप्त हो चुका है। और इस प्रकार का जो विलयन है वो कहलाता है आपका संतृप्त विलयन। वह विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती, ऐसे विलयन को हम क्या बोलते हैं? संतृप्त विलयन। चलिए ये तो हो गया आपका असंतृप्त विलयन और संतृप्त विलयन। अब तीसरा जो प्रकार है वो हम देखते हैं। कुछ ऐसे भी विलयन होते हैं जिसमें विलेय की जो मात्रा है वो संतृप्त विलयन की तुलना में अधिक होती है। ऐसे विलयनों को हम बोलते हैं अति संतृप्त विलयन। वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन की तुलना में अधिक होती है उसको हम बोलते हैं अति संतृप्त विलयन। यह अवस्था हमको कब प्राप्त होता है? निश्चित ताप पर जब विलेय की हम मात्रा घोलते हैं तो यह अवस्था जो है हमको प्राप्त होता है। चलिए एक उदाहरण समझ लेते हैं। हमारे जो है ग्रामीण इलाकों में जो है प्रतिवर्ष जो है मिठाइयाँ वगैरह जो है बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपने सुना होगा चाशनी, ठीक है। रसगुल्ला या गुलाब जामुन को जो है बनाने के लिए उसको जो है चाशनी में जो है डुबाते हैं। जब रसगुल्ला या गुलाब जामुन बन जाता है, उसके जो है गोल गोल जो है रसगुल्ले बन जाते हैं, तो उसको जो है हम किस में डुबोते हैं? चाशनी में डुबोते हैं, ताकि जो है उसमें मिठास हो। तो ये चाशनी कैसे बनाते हैं?
तो चाशनी बनाने के लिए सबसे पहले पानी को हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो जल है या जो विलायक है इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म पानी में हम क्या डालते हैं, शक्कर, या जिसको हम बोल सकते हैं शक्कर, यहाँ पर क्या है, विलेय है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, गर्म जल में हम शक्कर डालते हैं। क्यों डालते हैं गर्म जल में शक्कर, ताकि शक्कर की और अधिक मात्रा, यहाँ पर देखिए संतृप्त विलयन में तो चम्मच जो है सरेंडर कर दिया है कि चम्मच हाथ खड़े कर दिया कि मैं और शक्कर नहीं घोल पाऊंगा, अर्थात वो विलयन क्या हो गया, संतृप्त विलयन हो गया। लेकिन यदि हम नॉर्मल सामान्य जल की तुलना में यदि गर्म जल लें तो यहाँ पर जो शक्कर की मात्रा है संतृप्त विलयन की तुलना में थोड़ा सा जो है और अधिक घोल सकते हैं। इसको हम बोलते हैं अति संतृप्त विलयन। वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन की तुलना में अति होती है या अधिक होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अति संतृप्त विलयन। चलिए यहाँ पर जो है अगला एक उदाहरण देख लेते हैं। अगला एक उदाहरण यहाँ पर जो है हम ले लेते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं एक सॉल्यूशन ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक पात्र रखा हमने, ठीक है, यहाँ पर जो है जल डाला, यहाँ पर हमने डाला 100 ml जल। अब इसमें जो है डाल दिया शक्कर, ठीक है, शक्कर क्या है, यहाँ पर विलेय है। यहाँ पर हमने जो है क्या डाला, 2 चम्मच शक्कर। फिर एक पात्र लिया हमने, यहाँ पर भी डाला हमने 100 ml जल, और यहाँ पर भी विलेय के रूप में हमने क्या डाला, शक्कर। लेकिन यहाँ पर हमने डाला 4 चम्मच शक्कर। अब बताइए कौन सा जो विलयन है वो हमको अधिक मीठा लगेगा। तो जाहिर सी बात है जिसमें जो है 4 चम्मच शक्कर है वो हमको अधिक मीठा लगेगा। अब देखिए विलेय की मात्रा किसमें अधिक है, यहाँ पर देखिए 2 चम्मच है, यहाँ पर कितना है, 4 चम्मच। तो जाहिर सी बात है इसमें विलेय की मात्रा अधिक है। तो जिसमें विलेय की मात्रा अधिक होती है वो कहलाता है आपका सांद्र विलयन, और जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है उसको कहते हैं हम तनु विलयन। अब ये देखिए यहाँ पर जो है सांद्र और तनु, ये जो है आपेक्षिक तुलना करने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। जैसे यदि इस उदाहरण में मैं बोलूं कि कौन सा विलयन तनु है या कौन सा विलयन सांद्र है, तो इन दोनों का तुलना करके जो है तनु या सांद्र शब्द का उपयोग किया जाता है। यदि हम बोलें तो 2 चम्मच जिसमें शक्कर डला हुआ है वह विलयन तनु है, किसकी अपेक्षा, जिसमें जो है 4 चम्मच शक्कर डला हुआ है। ठीक है, तो ये जो है तनु विलयन हो गया, ये जो है सांद्र विलयन हो गया। लेकिन यदि यहाँ पर हम 100 ml जल लें, 100 ml जल लें, और यहाँ जो है 6 चम्मच यहाँ पर क्या डाल दिया जाए, शक्कर डाल दिया जाए। यहाँ पर हमने क्या डाल दिया, 6 चम्मच शक्कर डाल दिया। अब जो है इन दोनों विलयन का तुलना कर रहे हैं तो हम ये बोलेंगे कि जो 4 चम्मच वाला जो शक्कर जिसमें विलेय डाला गया है वो तनु है, किसकी अपेक्षा, जिसमें जो है 6 चम्मच हमने जो है शक्कर डाला हुआ है। तो ये जो तनु और ये जो सांद्र शब्द है इसका जो है तुलना के रूप में जो है इसका उपयोग किया जाता है कि कौन सा विलयन तनु है या कौन सा विलयन सांद्र है। ठीक है, तो वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक होती है तो उसको बोलते हैं हम सांद्र विलयन, जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है उसको हम क्या बोलते हैं, तनु विलयन। तो इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पर सांद्रता के आधार पर विलयन के जो है कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, वो हो गया आपका असंतृप्त विलयन, दूसरा है संतृप्त विलयन, तीसरा है अति संतृप्त विलयन, चौथा है सांद्र विलयन, और 5वां है तनु विलयन। तो इस प्रकार से जो है सांद्रता के आधार पर जो है 5 प्रकार के विलयन होते हैं। असंतृप्त विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सके, संतृप्त विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा न घोली जा सके, अति संतृप्त विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन की तुलना में अधिक हो, सांद्र विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक हो, तनु विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम हो। इस प्रकार से जो है सांद्रता के आधार पर विलयन के जो है 5 प्रकार होते हैं। तो चलिए विलयन के अगले वर्गीकरण में हम देखते हैं विलेय और विलायक के भौतिक अवस्थाओं के आधार पे विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो विलेय और विलायक की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर जो है यहाँ पर
विलयन हमको जो है निम्न प्रकार के देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला है इसमें ठोस विलयन। ठोस विलयन में इसमें विलेय भी ठोस होता है और इसमें जो है विलायक भी ठोस होता है, अर्थात इसमें विलेय और विलायक दोनों की भौतिक अवस्थाएं यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलती हैं, ठोस देखने को मिलती हैं। जैसे मिश्र धातु, इसका जो है सबसे फेमस उदाहरण हमको देखने को मिलता है मिश्र धातु। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ठोस विलयन क्या होता है। ऐसे विलयन जिसमें विलेय भी ठोस हो और विलायक भी ठोस हो, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें जो पिघली हुई अवस्था में, यहाँ पर जो विलायक होता है उसमें पिघली हुई अवस्था में जो है विलेय को डाला जाता है, तो वहाँ पर बनता है आपका ठोस विलयन। तो ये जो ठोस विलयन है इसको जो है दो भागों में जो है वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहला इसको देखते हैं हम, इसको बोलते हैं प्रतिस्थापित ठोस विलयन। प्रतिस्थापित ठोस विलयन। तो ठोस विलयन के अंतर्गत पहला विलयन है प्रतिस्थापित ठोस विलयन। तो इनमें क्या होता है, प्रतिस्थापन होता है। किसका प्रतिस्थापन होता है, चलिए जो है एक उदाहरण से जो है यहाँ पर हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिया विलायक के कण, यहाँ पर ये जो दिख रहे हैं ये जो बड़े कण हैं वो जो है विलायक के हैं। यहाँ पर हमने लिया विलायक के कण, तो इसमें जो है विलायक के कणों का प्रतिस्थापन होता है। किसके द्वारा, समान आकार के विलेय के कणों का। अब देखिए विलायक के कणों का आकार, ये क्या है, विलायक है। अब यहाँ पर देखिए विलायक के कणों का आकार बड़ा है, तो यदि इसका जो है प्रतिस्थापन करना होगा, प्रतिस्थापन मतलब उनकी जगह से उनको जो है हटाना होगा, तो समान आकार के विलेय के कण भी हमको चाहिए। तो यहाँ पर प्रतिस्थापन होता है, नाम से स्पष्ट है, प्रतिस्थापित ठोस विलयन। ऐसे ठोस विलयन जिसमें विलायक के अणुओं का प्रतिस्थापन समान आकार के विलेय के कणों के द्वारा होता है। जैसे मान लीजिए इस विलेय के कण का हमको जो है, इस विलायक के कण का जो है हमको क्या करना है, प्रतिस्थापन करना है। तो इतने ही लगभग समान आकार के जो है विलेय के कणों के द्वारा इसका क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन हो जाएगा। अब देखिए वो जो विलायक था उसका जगह कौन ले लिया, ये जो है यहाँ पर विलेय का कण ले लिया, वो समान आकार के विलेय का कण ले लिया। इसी को हम बोलते हैं प्रतिस्थापित ठोस विलयन। ऐसे ठोस विलयन जिसमें विलायक के अणुओं का प्रतिस्थापन समान आकार के विलेय के कणों के द्वारा होता है, ऐसे विलयन को हम बोलते हैं प्रतिस्थापित ठोस विलयन। और ऐसे विलयन में आते हैं आपके जितने भी मिश्र धातु होते हैं, जितने भी मिश्र धातु होते हैं वो जो है प्रतिस्थापित ठोस विलयन होते हैं। जैसे मिश्र धातु के अंतर्गत आपका कांसा, पीतल, तो इसमें जो है कॉपर और जिंक या कॉपर और टिन। तो यहाँ पर कॉपर जो जिंक है, दोनों धातुओं के जो परमाणुओं का आकार है वो जो है लगभग बराबर होता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर जो है विलायक में कॉपर है, ठीक है, जैसे कॉपर जो है मान लीजिए 80% है, और यहाँ पर हमने ले लिया जिंक ले लिया, जिंक यहाँ पे 20% है, ठीक है। तो 80% है तो कॉपर विलायक हुआ, और जिंक 20% है तो ये क्या हुआ, विलेय हुआ। लेकिन दोनों के कणों का आकार क्या है, लगभग समान है, तभी जो है जिंक जो है कॉपर धातु का जो है क्या कर पाएगा, कॉपर धातु के परमाणु का क्या कर पाएगा, प्रतिस्थापन कर पाएगा। तो ऐसे प्रतिस्थापित, ऐसे विलयन को हम क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापित ठोस विलयन। चलिए इसी के अंतर्गत जो है इसका दूसरा प्रकार है। पहला प्रकार हमने देखा प्रतिस्थापित ठोस विलयन, दूसरा हम देखते हैं अंतराकाशी ठोस विलयन। अंतराकाशी ठोस विलयन, तो यहाँ पर देखते हैं ये अंतराकाशी क्या होते हैं। तो चलिए यहाँ पर उदाहरण से हम समझते हैं। अब यहाँ पर विलेय के कण को हम व्यवस्थित करते हैं, यहाँ पर विलायक के कणों को हम क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। ये जो दिख रहे हैं ये सभी क्या हैं, विलायक के कण हैं। अब देखिए विलायक के कणों को हमने जो है व्यवस्थित कर दिया, ये सभी क्या हैं, विलायक के कण हैं। इन कणों को हमने क्या कर दिया, व्यवस्थित कर दिया, ठीक है। अब देखिए विलायक के कणों को व्यवस्थित करने के बाद यहाँ पर जो है रिक्त स्थान बच जा रहा है या छिद्र बच जा रहे हैं। इन छिद्रों को हम बोलते हैं अंतराकाशी रिक्तियाँ। इनको हम क्या बोलते हैं, अंतराकाशी छिद्र या अंतराकाशी रिक्तियाँ। अर्थात विलायक के कणों को जब हम व्यवस्थित करते हैं तो उनके बाद जो छिद्र बच जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए
4 विलायक के कणों को व्यवस्थित किया तो यहाँ पर जो है छिद्र बच गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अंतराकाशी रिक्तियाँ। तो नाम से स्पष्ट है, अंतराकाशी ठोस विलयन। तो इनमें जो विलय के कण हैं वो कहाँ जगह ले लेंगे। अब देखिए अंतराकाशी रिक्तियों का आकार जो है बहुत छोटा है, तो यहाँ पर देखिए विलायक के कणों का आकार बड़ा है और विलय के कणों का आकार जो है छोटा है। तो अंतराकाशी ठोस विलयन में विलायक के अणुओं के द्वारा बनाए गए अंतराकाशी रिक्तियों में जो छोटे आकार के जो विलय के कण हैं, ये जो दिख रहे हैं ये क्या हैं, विलय के कण हैं, वो जो है अपना स्थान ग्रहण करते हैं और वहां पर बनाते हैं अंतराकाशी ठोस विलयन। इसमें विलायक और विलय दोनों के कणों के आकार में जो बहुत का अंतर होता है। यहाँ पर देखिए विलय के कणों का आकार जो है बहुत ही छोटा है, इसीलिए उस छोटे से जगह में या जिसको हम बोलते हैं अंतराकाशी रिक्ति में जो है वो जो है अपना स्थान ले लिया, तो इसको हम बोलते हैं अंतराकाशी ठोस विलयन। तो ये हो गया आपका अंतराकाशी ठोस विलयन का उदाहरण। जैसे इसका उदाहरण है आपका WC, जिसको हम बोलते हैं टंगस्टन कार्बाइड। इसमें जो टंगस्टन है उनके जो है विलायक के कण बड़े आकार के होते हैं, जबकि कार्बन के जो छोटे आकार के कण हैं उनके अंतराकाशी जगहों में जो है उनका स्थान जो है ले लेता है। तो ये होता है आपका टंगस्टन कार्बाइड, एक प्रकार का जो है अंतराकाशी ठोस विलयन है। ये जो टंगस्टन कार्बाइड होता है ये बहुत ही कठोर होता है और इसका जो उपयोग होता है वो काटने या पीसने के जो है औजार बनाने में करते हैं। ठीक है, किसी भी लोहे की धातु को काटने या पीसने के औजार बनाने के लिए जो है हम उपयोग करते हैं इसका टंगस्टन कार्बाइड का। तो ये हो गया आपका सबसे पहला जो विलय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर पहला जो ठोस विलयन है वो है आपका ठोस विलयन। 2 प्रकार के हमने ठोस विलयन देखा, प्रतिस्थापित ठोस विलयन और दूसरा हो गया आपका अंतराकाशी ठोस विलयन। तो चलिए भौतिक अवस्था के आधार पर जो विलय और विलायक हैं उनके वर्गीकरण में हम अगला विलयन देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं द्रव विलयन। द्रव विलयन अर्थात इसमें जो विलायक होता है वो तो द्रव होता है, ठीक है, लेकिन विलय जो है ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। इस आधार पर यहाँ पर जो है हमको 3 प्रकार के जो है विलयन हमको मिलते हैं। जैसे यहाँ पर ले लिया हमने विलायक और यहाँ पर हमने ले लिया विलय। तो यहाँ पर विलायक तो हमेशा क्या होगा, द्रव होगा, तो लिख देते हैं द्रव द्रव द्रव, लेकिन विलय जो है बदलता रहता है। तो सबसे पहला प्रकार का विलयन हो जाएगा आपका ठोस द्रव विलयन, दूसरा हो जाएगा द्रव द्रव विलयन और तीसरा हो जाएगा आपका गैस द्रव विलयन। तो यहाँ पर हमको क्या कर लिखना है, देखिए विलायक इसमें क्या है, केवल द्रव है, तो यहाँ पर लिख दिए द्रव द्रव द्रव। अब विलय क्या हो सकता है, ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है। तो पहला प्रकार का विलयन हमको मिल गया ठोस द्रव विलयन, दूसरा प्रकार के विलयन का नाम है द्रव द्रव विलयन और तीसरे प्रकार के जो विलयन है उसका नाम है आपका गैस द्रव विलयन। तो चलिए इसमें जो है सबसे पहला हम देख लेते हैं ठोस द्रव विलयन। आखिर ये जो ठोस द्रव विलयन है वो जो है होता क्या है। तो सबसे पहला इसमें हम देखते हैं ठोस द्रव विलयन। द्रव विलयन के अंतर्गत सबसे पहला जो विलयन हम देखते हैं वो है ठोस द्रव विलयन, जिसमें विलय ठोस हो और विलायक क्या हो, द्रव हो। ऐसे विलयन को हम क्या बोलते हैं, ठोस द्रव विलयन। तो चलिए इसका जो है सबसे पहला जो है उदाहरण हम देख लेते हैं। ठीक है, फेमस उदाहरण है, सभी के घरों में है। ठीक है, अब इसमें बताइए विलायक क्या होता है, द्रव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ले लिया विलायक, विलायक के तौर पर हमने लिया यहाँ जल। ठीक है, तो ये हो गया आपका विलायक के रूप में क्या हो गया, द्रव। अब विलय लेते हैं। ठीक है, अब विलय हमको कैसा लेना है, ठोस लेना है। ठोस लेना है तो क्यों ना शक्कर ही हम लें। ठीक है, अब देखिए गर्मी का समय है, ठीक है, तो घरों में जो है आप शरबत बनाते ही होंगे। ठीक है, तो पानी में शक्कर घोल दिए, किस प्रकार का विलयन है, ठोस द्रव विलयन। अब बताइए किसकी मात्रा अधिक है, जाहिर सी बात है पानी की मात्रा अधिक है, तो पानी क्या है, विलायक है। शक्कर की मात्रा कम है तो शक्कर क्या है, विलय है। तो ये हो गया आपका ठोस द्रव विलयन का उदाहरण। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारे पास विलायक विलय या
ठोस द्रव जिसको जो है हम विलयन बोलते हैं। अब देखिए शक्कर को जब इसमें हम घोलते हैं, ठीक है, शक्कर को जब हम इसमें घोलते हैं तो जो है शक्कर घुल जाते हैं। तो शक्कर यहाँ पर घुलता क्यों है, तो चलिए आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया 100 ग्राम जल, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिया 100 ग्राम जल। अब यहाँ पर जो है हमने विलेय को घोला, विलेय के रूप में यहाँ पर क्या है शक्कर है। अब यहाँ पर जो है हम शक्कर डालते गए, ठीक है, 100 ग्राम हमने लिया जल या 100 ग्राम हमने लिया विलायक। अब इसमें जो है हम जो है शक्कर डालते गए डालते गए डालते गए, एक ऐसी स्थिति आएगा कि शक्कर की और अधिक मात्रा जो है नहीं घुल पाएगा, जिसको हम बोलते हैं, अभी हमने पढ़ा था कि चम्मच जो है सरेंडर कर देगा कि नहीं भैया मैं जो है और शक्कर नहीं घोल पाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर विलयन कौन सी अवस्था में आ गया, संतृप्त अवस्था में, या यहाँ पर क्या बन गया संतृप्त विलयन। अब यहाँ पर हमने विलेय का कितना मात्रा डाला, यहाँ पर हमने जो है शक्कर का कितना मात्रा डाला, 100 ग्राम विलायक में हमने यहाँ पर कितना अधिक से अधिक विलेय का मात्रा डाला, क्या बनाने के लिए, संतृप्त विलयन बनाने के लिए। ये कहलाएगा उसका विलेयता, वो कहलाता है इसका विलेयता। अर्थात 100 ग्राम विलायक में संतृप्त विलयन बनाने के लिए घुली हुई विलेय की मात्रा, ठीक है, 100 ग्राम विलायक में कितना ग्राम हमने विलेय डाला, ठीक है, कि वह जो है संतृप्त विलयन बन गया, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका विलेयता, या जिसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो पूछता है ये विलेयता क्या होता है, तो 100 ग्राम विलायक में निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुले हुए विलेय की संख्या जो संतृप्त विलयन बनाने के लिए जो है आवश्यक होता है, वो कहलाता है उसका विलेयता। कि 100 ग्राम शक्कर में मैक्सिमम हम कितना ग्राम शक्कर डाल सकते हैं या कितना ग्राम जो है विलेय डाल सकते हैं, यह कहलाता है उसका विलेयता। यदि हमने जो है 100 ग्राम जल में 10 ग्राम जो है अधिक से अधिक शक्कर घोल पाया, 10 ग्राम के बाद जो है शक्कर नहीं घुल रहे हैं, तो इसकी विलेयता कितना हो जाएगा 10। यदि 20 ग्राम डाला तो इसकी विलेयता हो जाएगा 20। तो 100 ग्राम विलायक में कितना ग्राम हम विलेय डाल सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम जितना ग्राम हम विलेय डाल सकते हैं वो कहलाएगा उसका विलेयता, या वो कहलाता है उसकी विलयन की शक्ति। तो यहाँ पर हमने देखा द्रव विलयन के अंतर्गत पहला ठोस द्रव विलयन। अब ठोस द्रव विलयन किस प्रकार से जो है ठोस उसमें जो है घुलता है, ठीक है, या ठोस द्रव की विलेयता को प्रभावित करने वाले हम कारक देख लेते हैं। अगला जो है हम इसमें कारक देखते हैं ठोस द्रव विलयन की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें जो है सबसे पहला चलिए हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर, किस प्रकार से जो है यहाँ पर ठोस जो है द्रव में विलेय होता है और उसकी विलेयता को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो जो है कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, हेडिंग डाल लीजिए आप, ठोस द्रव विलेयता, ठोस द्रव विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, ठोस द्रव विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो चलिए सबसे पहला कारक इसमें देख लेते हैं। सबसे पहला कारक है विलेय और विलायक की प्रकृति, विलेय और विलायक की प्रकृति। किस प्रकार से ठोस जो विलेय है वो द्रव में जो है घुलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें ठोस द्रव विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक में है सबसे पहला विलेय और विलायक की प्रकृति। तो चलिए अब ये जो है एक उदाहरण हम ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिया जल, ठीक है, यहाँ पर हमने लिया जल। अब इस जल में हमने जो है कोई ठोस डाल दिया, ठीक है, इस जल में हमने जो है कोई ठोस डाल दिया। अब बताइए क्या इस जल में ये जो शक्कर है, जैसे ठोस के रूप में हमने लिया शक्कर, ठीक है, अब बताइए इस जल में क्या ये शक्कर घुल जाते हैं? बिल्कुल घुल जाते हैं। अब जो है एक दूसरा उदाहरण हमने लिया। अब यहाँ पर
फिर से हमने लिया विलायक के रूप में जल लिया, ठीक है। यहाँ पर हमने फिर से जो है विलायक के रूप में क्या लिया, जल लिया। अब इसमें जो है हम क्या डाल देते हैं विलेय के रूप में, यहाँ पर विलेय के रूप में हमने डाल दिया बेंजीन, ठीक है, बेंजीन या तेल डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पर बेंजीन डाल दिया या तेल डाल दिया। तो अब बताइए क्या इस जल में बेंजीन घुलता है? नहीं घुलता है, ठीक है। एक सिंपल सा उदाहरण है जो आप सभी के घरों में होता है। जैसे कि हमारे हाथ में जो है ग्रीस लग गया या ऑयल लग गया, तो क्या वो साधारण पानी में जो है धुल जाता है? नहीं धुलता, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, साबुन से जो है अपने हाथ धोते हैं, या मिट्टी तेल, जैसे ग्रीस लग गया हमारे हाथों पे जो है ग्रीस लग गया, तो उसके लिए जो है उसको धोने के लिए जो है हम सबसे पहले मिट्टी तेल का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जल में जो है शक्कर घुल गया, ठीक है, अर्थात विलेय किसमें घुल गया, विलायक में घुल गया, ठीक है। इसमें विलायक क्या है, जल है, और इसमें विलेय क्या है, शक्कर है। तो यहाँ पर ये जो है क्यों घुला, क्योंकि इन दोनों का जो नेचर था, इन दोनों की प्रकृति था, वो क्या था, समान था। अर्थात जल कैसा होता है, ध्रुवीय विलायक है। जल कैसा है, ध्रुवीय विलायक है, ठीक है। और शक्कर क्या है, ध्रुवीय विलेय है, ठीक है। शक्कर क्या है, ध्रुवीय विलेय है। उसी प्रकार से यहाँ पर जल और यहाँ पर बेंजीन, तो यहाँ पर जल क्या है, ध्रुवीय विलायक है, ठीक है, लेकिन बेंजीन क्या है, अध्रुवीय विलेय है, ठीक है। तो देखिए एक जो है ध्रुवीय है, दूसरा भी ध्रुवीय है, तो घुल गया। एक जो है ध्रुवीय है और दूसरा जो है अध्रुवीय है, तो नहीं घुला। तो सिंपल सी बात है, ठीक है। इन दोनों का विलेय और विलायक की प्रकृति यदि समान है, जिसको हम बोलते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक, अर्थात इसको हम बोलते हैं समान विलेय समान विलायकों में विलेय होते हैं। समान विलेय समान विलायकों में विलेय होते हैं। अर्थात यदि विलेय और विलायक दोनों का नेचर समान है तो वो जो है आपस में विलेय हो जाएंगे, घुल जाएंगे। यदि दोनों का नेचर सेम नहीं है या समान नहीं है तो वो जो है नहीं घुलेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। आप देखिए, आप जो है स्कूल में जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं, ठीक है, तो आपकी दोस्ती किन लोगों से होती है? ऐसे लोगों से होती है जो आपके जैसे ही होते हैं, जिनका नेचर या जिनका जो गुण है वो जो है आपके जैसा होते हैं, उनसे होती है। तो ये होता है आपका दोस्ती, ठीक है। तो यहाँ पर उसी प्रकार से है, यहाँ पर जल और यहाँ पर शक्कर, दोनों का नेचर जो है एक जैसा है, इसीलिए जो है दोनों जो है आपस में विलेय हैं। जबकि जल और बेंजीन इन दोनों का प्रकृति जो है समान नहीं है, इसीलिए जो है ये अविलेय है। तो चलिए, यहाँ पर पहला कारक हमने देखा, ठोस एवं द्रव की विलेयता को प्रभावित करने वाले पहला कारक में है विलेय और विलायक की प्रकृति। और हमने जाना कि यदि विलेय और विलायक दोनों की प्रकृति समान है, ठीक है, तो जो है एक दूसरे में विलेय हो जाएंगे। यदि दोनों की प्रकृति समान नहीं है तो जो है आपस में विलेय नहीं होंगे। यदि ध्रुवीय विलेय है तो वह ध्रुवीय विलायक में विलेय होगा। यदि अध्रुवीय विलेय है तो वो जो है अध्रुवीय विलायक में घुलेगा। तो चलिए, इसमें जो है हम अगला कारक देखते हैं, टेम्परेचर। जो दूसरा कारक है वो हमारे पास है ताप, ठीक है। किस प्रकार जो है ताप वो जो है प्रभावित करता है ठोस एवं द्रव की विलेयता को। तो चलिए, यहाँ पर जो है पहला इसका देख लेते हैं। सबसे पहला, यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ेगा भी, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विलेयता घटेगा भी। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला, कब? जब मान लीजिए किसी विलायक में हमने डाला विलेय, ठीक है, और उसका जो है ताप बढ़ाया तो विलेयता जो है बढ़ेगा। ताप बढ़ाया तो यहाँ पर विलेयता भी बढ़ेगा। कब? जब वह जो क्रिया है वो ऊष्मा शोषी हो, अर्थात
जब विलेय और विलायक को हम मिला रहे हैं तब वहाँ पर ऊष्मा का जो है अवशोषण हो रहा हो। मान लीजिए यहाँ पर हमने लिया विलायक और इसमें डाल दिया कोई भी विलेय, द्रव विलायक लिया और इसमें हमने डाल दिया ठोस विलेय, द्रव विलायक लिया और इसमें हमने डाल दिया ठोस विलेय। जब हम विलायक में विलेय मिला रहे हैं और ये जो क्रिया हो रही है, ठीक है, कौन सी क्रिया? विलायक में विलेय मिलाने की क्रिया हो रही है, ये जो है उष्मा शोषी हो, अर्थात विलायक में जब हम विलेय मिला रहे हैं और वहाँ पर यदि उष्मा का अवशोषण हो रहा हो। अब देखिए उष्मा का अवशोषण हो रहा है अर्थात उसको उष्मा की ज़रूरत है। अब उष्मा की ज़रूरत है तब हम यदि टेम्परेचर देंगे तो विलेयता जो है बढ़ेगा। यदि उसको उष्मा की ज़रूरत ही नहीं है तो उल्टा यदि हम टेम्परेचर देंगे तो विलेयता जो है बढ़ने की जगह जो है घटने लगेगा। तो सिंपल सी बात है, यदि किसी विलायक में विलेय डाल रहे हैं और वहाँ जो है उष्मा, वह क्रिया जो है उष्मा शोषी है अर्थात उष्मा का जो है वहाँ पर अवशोषण हो रहा है, तो वहाँ पर ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ेगा। दूसरा कंडीशन, यदि विलेय डाला हमने किस में? विलायक में, और उसका जो है ताप बढ़ाया तो विलेयता वहाँ पर घटेगा, विलेयता वहाँ पर घटेगा। कब? जब वह क्रिया उष्माक्षेपी हो। मान लीजिए यहाँ पर हमने लिया विलायक, यहाँ पर हमने लिया विलायक और इसमें डाला हमने विलेय। अब जब विलायक में हम विलेय डाल रहे हैं और यहाँ पर उष्मा बाहर निकल रहे हैं अर्थात उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो रहा है। आप सभी को पता है जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है वो उष्मा शोषी अभिक्रिया है, जिसमें उष्मा जो है बाहर निकलती है वो जो है आपका उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब इस विलायक में हम विलेय घोल रहे हैं और उसमें जो है उष्मा बाहर निकल रहा है। अब देखिए उसको उष्मा की ज़रूरत ही नहीं है तभी तो उष्मा बाहर निकल रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, जब उष्मा ऑलरेडी बाहर निकल रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विलेयता भी जो है वहाँ पर क्या होगा? घटते जाएगा। इसको जो है हम पिछले कक्षा 11वीं की क्लास में ली-सितालिये के सिद्धांत के में भी पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से जो है टेम्परेचर बढ़ाने से विलेयता बढ़ेगा या टेम्परेचर बढ़ाने से विलेयता जो है घटेगा। ठीक है, जब उसको टेम्परेचर की ज़रूरत है, ठीक है, उष्मा का अवशोषण कर रहा है अर्थात उस रिएक्शन को जो है टेम्परेचर की ज़रूरत है तो टेम्परेचर देंगे तब विलेयता बढ़ेगा। अब यहाँ पर देखिए विलायक में विलेय हमने डाल दिया लेकिन उसमें जो है उष्मा बाहर निकल रहे हैं अर्थात उस रिएक्शन को तो उष्मा की ज़रूरत ही नहीं है, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वहाँ पर क्या विलेयता बढ़ेगा? नहीं, विलेयता बढ़ने के बजाय यहाँ पर विलेयता जो है घटने लग जाएगा। तो इस प्रकार से ठोस एवं द्रव की विलेयता को प्रभावित करने वाले दो कारक हैं। सबसे पहला विलेय और विलायक की प्रकृति और दूसरा जो हमारे पास कारक है वो है आपका टेम्परेचर। तो चलिए द्रव विलयन के अंतर्गत पहला विलयन हमने देखा ठोस द्रव विलयन। अब दूसरा विलयन हम देखते हैं। द्रव विलयन के अंतर्गत दूसरा जो विलयन है हमारे पास वो है द्रव द्रव विलयन। द्रव द्रव विलयन अर्थात इसमें विलेय भी द्रव है और विलायक भी द्रव है, विलेय भी द्रव है और विलायक भी द्रव है। तो ऐसे द्रव विलयन जो है 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है इसमें ऐसे द्रव द्रव विलयन जिसमें जो है दोनों विलेय और विलायक, क्योंकि यहाँ पर विलेय भी द्रव है और विलायक भी द्रव है। तो पहले प्रकार का विलयन है ऐसे विलयन जिसमें विलेय और विलायक पूर्णतः अमिश्रणीय हो। पहला द्रव द्रव विलयन है जिसमें विलेय और विलायक जो है पूर्णतः अमिश्रणीय हो। जैसे होता है आपका बेंजीन और जल, ये ऐसा जो है विलयन बनाते हैं जिसमें जो है ये जो है पूर्णतः जो है अमिश्रणीय होते हैं, एक दूसरे में जो है घुलते नहीं हैं। दूसरा है जिसमें विलेय और विलायक आंशिक रूप से मिश्रणीय है, आंशिक रूप से जो है मिश्रणीय है अर्थात इसमें विलेय जो है घुलता है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में घुलता है, जिसको हम बोलते हैं आंशिक रूप से मिश्रणीय है। जैसे होता है आपका ईथर, ये जो है जल में जो है घुलता है लेकिन बहुत ही जो है आंशिक मात्रा में। और तीसरा है
जिसमें विलेय और विलायक पूर्णतः मिश्रणीय होते हैं। ठीक है, जिसमें विलेय और विलायक पूर्णतः जो है मिश्रणीय होते हैं। ठीक है, जैसे होता है आपका अल्कोहल और जल। ठीक है, जल में जो अल्कोहल है वो पूर्णतः जो है मिश्रणीय होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला है विलेय और विलायक पूर्णतः अमिश्रणीय होंगे। दूसरा, विलेय और विलायक आंशिक रूप से मिश्रणीय होंगे। और तीसरा है विलेय और विलायक जो है पूर्णतः मिश्रणीय होंगे। तो ये जो द्रव द्रव विलयन होता है वो 3 प्रकार का होता है। अब इनमें जो विलेयता होता है उसके जो है 3 कारण हैं। ठीक है, 3 कारण हैं। सबसे पहला, यदि द्रव द्रव विलयन में विलयन बन रहे हैं, द्रव द्रव विलयन बन रहे हैं, तो वो 3 कारणों के फलस्वरूप बनेंगे। सबसे पहला, समान रासायनिक प्रकृति। यदि विलेय और विलायक की रासायनिक प्रकृति समान है तो वह जो है बनाएगा द्रव द्रव विलयन। दूसरा, उनके बीच द्विध्रुव, ठीक है, आकर्षण बल समान हो। ठीक है, जिसमें जो है द्विध्रुव आकर्षण बल जो है समान हो। ठीक है, यदि दोनों जो है विलेय और विलायक दोनों जो है डाइपोल हो या दोनों जो है ध्रुवीय हो, तब जो है दोनों जो है एक दूसरे में जो है घुल जाएंगे। और तीसरा कारण है विलेय और विलायक, इन दोनों का जो आकार है वो समान होगा। ये 3 कारण हैं। सबसे पहला, यदि दोनों की रासायनिक प्रकृति है तो दोनों जो है द्रव द्रव विलयन बनाएंगे। दूसरा, यदि उनके बीच जो द्विध्रुव आकर्षण बल है वो जो है समान है, तब जो है द्रव द्रव विलयन बनाएंगे। या तीसरा जो कारण है, यदि विलेय और विलायक दोनों के आकार यदि लगभग बराबर होगा तो जो है वह क्या बनाएंगे, द्रव द्रव विलयन। तो इस प्रकार से जो है हमने द्रव विलयन में देखा ठोस द्रव विलयन, द्रव द्रव विलयन, और तीसरा जो है वो है आपका गैस द्रव विलयन, जिसको जो है हम आने वाले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि उसमें जो एक महत्वपूर्ण जो नियम है जिसको हम बोलते हैं हेनरी के नियम से, वो जो है उसका जो है विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।